दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका श्रुतिकोश चैनल पे। और इस वीडियो में हम कक्षा 8 का टॉपिक हमारा चल रहा था हमारे गौरव, वो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारे गौरव कक्षा 8 का ये चैप्टर है हमारा राजस्थान बोर्ड का। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों सूत्रधार मंडन की। सूत्रधार मंडन दोस्तों, अगर हम बात करें सूत्रधार मंडन की, तो उन्होंने अपने ग्रंथों से भारतीय जो स्थापत्य शास्त्र है उसमें परंपरा जो चल रही थी उसको काफ़ी बड़ा योगदान उन्होंने दिया है भारतीय स्थापत्य शास्त्र को। मंडन दोस्तों उस काल में हुए थे जब मंदिर को, मूर्तियों को, चित्रकला को, इनको काफ़ी संकट था। ये इनके ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा था। उस समय मंडन हुए। अगर बात की जाए मंडन की, तो दोस्तों मंडन जो है वो, इनका जो कुल था वो था दोस्तों गुजरात के सोमपुरा शिल्पज्ञ कुल से ये संबंध रखते थे। गुजरात के जो सोमपुरा शिल्पज्ञ थे उनके कुल से ये संबंधित थे। दोस्तों शिल्पज्ञ क्या होता है? जो शिल्प कला का ज्ञाता होता है उसे कहते हैं शिल्पज्ञ। कौन होता है ये? ये होता है शिल्प कला का ज्ञाता। तो शिल्प कला के ज्ञाता को शिल्पज्ञ कहा जाता है। तो ये शिल्प कला के ज्ञाता के कुल से थे सूत्रधार मंडन। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था दोस्तों क्षेतार्क, या इन्हें खेता भी कहा जाता है। क्षेतार्क या फिर खेता भी इन्हें कहा जाता है। और दोस्तों भारतीय वास्तुशास्त्र में मंडन का योगदान जो है वो काफ़ी सर्वाधिक माना जाता है। इनका भारतीय स्थापत्य वास्तुशास्त्र में, भारतीय स्थापत्य वास्तुशास्त्र में काफ़ी इनका योगदान रहा। और इन्होंने अपने ग्रंथों से स्थापत्य शास्त्रियों के लिए कई नियम दिए, जिनमें महल, घर, निवास, जलाशय, मंदिर, प्रतिमा आदि के निर्माण में इन्होंने सहयोग किया। तो इनका स्थापत्य निर्माण में सहयोग रहा और इनके सहयोग से मंदिर, महल, प्रतिमा, घर, जलाशय निर्माण आदि का कार्य हुआ। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग बनाने के लिए भी इनका मार्गदर्शन व योजना को काम में लिया गया। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो बना वो इनके मार्गदर्शन और योजना के अनुसार ही बना। कुंभलगढ़ दुर्ग का मार्गदर्शन व योजना बनाने के लिए इनका सहयोग लिया गया। सहयोग लिया गया। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग बना था वो भी इन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम था, इन्हीं के मार्गदर्शन का परिणाम था। इनके अनुसार योजना बनाई गई और कुंभलगढ़ जैसा अभेद दुर्ग जो है वो दोस्तों इन्होंने बना दिया। कुंभलगढ़ के पास ही दोस्तों वट वृक्ष के नीचे प्रतिमा गृह बनाने की योजना थी। तो वो प्रतिमा गृह योजना बनाने की आखिर पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वट वृक्ष के नीचे प्रतिमा गृह बनाने की योजना थी और
उन प्रतिमाओं को फिर बाद में उदयपुर के राजकीय संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रख दिया गया था। तो कुंभलगढ़ में वट वृक्ष के नीचे प्रतिमा ग्रह बनाने की योजना, वो भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। तो प्रतिमा गृह बनाने की जो योजना थी वो इनके द्वारा ही दी गई थी। और ये बाद में प्रतिमाएं लाई तो गई, लेकिन फिर ये जब बनाई नहीं गई तो इन प्रतिमाओं को कहाँ रख दिया गया? उदयपुर के राजकीय संग्रहालय में रख दिया गया। तो उदयपुर के राजकीय संग्रहालय में रख दिया गया और वहाँ दोस्तों आज भी ये सुरक्षित है। आज भी इनका अस्तित्व जो है वो वहाँ पर बना हुआ है और उनको वहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही दोस्तों भारतीय वास्तुशास्त्र के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों के अगर हम ख्याति प्राप्त जानकारों की बात करें तो फिर सूत्रधार मंडल का जो नाम है वो वहाँ पर आएगा ही, क्योंकि वास्तुशास्त्र में उनकी कला का कोई सानी नहीं था। वास्तुशास्त्र के कला पक्ष, गणित, ज्योतिष आदि के क्षेत्र में उनके द्वारा जो जानकारी दी गई, उनके जो मत आए वो काफ़ी प्रभावशाली माने जाते हैं। इनके अगर अनुभव की बात की जाए तो इनको अनुभव था दोस्तों देव प्रासाद बनाने में, वापी बनाने में, जलाशय बनाने में, प्रतिमा संबंधी इसके अलावा जो स्थापत्य कार्य था उसमें इन्हें काफ़ी जो है महारत हासिल थी, काफ़ी अनुभव था। दोस्तों सूत्रधार मंडल जो है वो मेवाड़ के महाराणा कुंभा के प्रिय वास्तुशिल्पी थे और इनका जो प्रमुख ग्रंथ था वो प्रमुख ग्रंथ जो थे इनके वो प्रमुख ग्रंथ थे दोस्तों देवता मूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडनम, वास्तु राज वल्लभम, वास्तु शास्त्रम, वास्तु मंडनम, वास्तु सार, वास्तु मंजरी आदि इनके प्रमुख ग्रंथ थे। तो प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे इनके? देवता मूर्ति प्रकरणम, प्रासाद मंडनम, वास्तुराज वल्लभम, वास्तु शास्त्रम, वास्तु मंडनम, वास्तु सारम और वास्तु मंजरी इनके प्रमुख जो थे वो ग्रंथ थे। तो दोस्तों सोमपुरा शिल्पज्ञ कुल से संबंधित ये सूत्रधार मंडल, ये इनका परिचय था। सोमपुरा के जो परिजन इनके बताए गए हैं या सोमपुरा कुल से संबंधित ये बताए गए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि दोस्तों इनके जो परिजन थे वो सोमनाथ, जिसे पुराणों में सोमपुर कहा गया है, वही के ये परिजन इनके थे, वहाँ से ये संबंध रखते थे। और इनके जो ग्रंथ हैं वो वास्तुशास्त्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। इनका अनुभव जो है मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी उठाया, उस अनुभव का लाभ, और उनके प्रिय वास्तुशिल्पी जो है वो सूत्रधार मंडल बन गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों चक्रपाणि मिश्र की। चक्रपाणि
मिश्र की, चक्रपाणि मिश्र। तो ये चक्रपाणि मिश्र कौन थे दोस्तों? ये थे दोस्तों वनस्पति शास्त्री थे, और इन्हें वास्तु विज्ञान का भी ज्ञान था। वास्तु विज्ञान का इन्हें ज्ञान था। इन्हें दोस्तों शिल्प शास्त्रीय ग्रंथों में ऋषि तुल्य माना है। शिल्प शास्त्रीय ग्रंथों में इन्हें ऋषि तुल्य माना है। इनके पिता जो थे वो उग्र मिश्र इनके पिता थे। दोस्तों चक्रपाणि मिश्र जो हैं वो महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे। महाराणा प्रताप के ये दरबारी पंडित थे, और इनके द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथों की जो रचना की गई वो ग्रंथ थे विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, इसके अलावा व्यवहारादर्श, राज्याभिषेक पद्धति, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। दोस्तों अगर इनके ऊपर प्रभाव की बात की जाए तो प्रभाव जो है इनके ऊपर पड़ा वराह मिहिर का। प्रभाव इनके ऊपर पड़ा वराह मिहिर का। तो इनकी जो कृतियां हैं उन कृतियों में वराह मिहिर का जो प्रभाव है वो प्रभाव भी देखने को मिलता है यहाँ पर। दोस्तों चक्रपाणि मिश्र ने हरवा का उल्लेख किया, और हरवा का उल्लेख जो है वो भूमिगत जल का ज्ञान बताने के लिए किया। भूमिगत जल का ज्ञान बताने वाला। दोस्तों हरवा क्या है? हरवा है दोस्तों विभिन्न संकेतों के आधार पर पानी की उपलब्धता की, जो गहराई के अंदर पानी की उपलब्धता है उसका ज्ञान कराना। तो ये विभिन्न संकेतों के माध्यम से पानी की उपलब्धता बताता है। विभिन्न संकेतों के माध्यम से पानी की जो है वो उपलब्धता इसके द्वारा बताई जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनकी रचना विश्ववल्लभ की। विश्ववल्लभ की, तो विश्ववल्लभ की अगर स्रोत सामग्री की बात की जाए कि विश्ववल्लभ जो लिखी गई उसमें उसके मुख्य स्रोत क्या थे, तो दोस्तों ये स्रोत सामग्री जो है वो है वराह मिहिर कृत वृहत संहिता। ये इसकी स्रोत सामग्री है। तो इसके अंदर दोस्तों जो चक्रपाणि मिश्र हैं उन चक्रपाणि मिश्र ने काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर ज्ञान दिया। जो विश्ववल्लभ इनके द्वारा किताब लिखी गई उस किताब के अंदर इन्होंने काफ़ी, जो हमारे किसान वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी जानकारियाँ इन्होंने उपलब्ध करवाई। तो इस किताब में उन्होंने क्या क्या कहा गया, तो इस कृति में रोगोपचार विधियों में उन्होंने बात की पेड़ की सिंचाई, इसके अलावा पौध स्नान की उन्होंने बात की। इसके अलावा छिड़काव की बात की। उन्होंने धूपन की बात की। उन्होंने जो मंत्र पाठ है कृषि के लिए, जो मंत्र हैं वो कृषि के लिए मंत्र पाठ के बारे में भी इसके अंदर उन्होंने बात की है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अपनी इस पुस्तक विश्ववल्लभ के अंदर दिया है, और उनके इस ज्ञान का उपयोग आज भी किया जा रहा है। इसके अलावा जल संसाधनों के विकास पर भी इन्होंने बल दिया। जल संसाधनों के विकास पर
बल दिया चक्रपाणि मिश्र ने। और इसके साथ साथ जो पेड़ों की प्रकृति है, उनके औषधीय गुणधर्म हैं, उनके बारे में भी जो जानकारी है वो इनके द्वारा दी गई। तो ये इसीलिए वनस्पति शास्त्री इनको कहा जाता था। और इसके साथ साथ वास्तु विज्ञान का इनको ज्ञान था, और वास्तु विज्ञान के ज्ञान होने के कारण जो जलाशय थे, जल स्रोतों के निर्माण थे, जल स्रोत के निर्माण, जलाशय निर्माण आदि का भी इनको विशद ज्ञान था, या यूं कहे कि उसके अंदर इनकी पारंगतता थी। तो इनका ग्रंथ जो है विश्ववल्लभ वृक्षायुर्वेद, इसमें दोस्तों जलाशय और जलाशय वर्णन में राजवल्लभ के श्लोकों का विस्तार किया है इन्होंने। तो राजवल्लभ के जो श्लोक थे, उन श्लोकों का विस्तार दिया दोस्तों इन्होंने विश्ववल्लभ वृक्षायुर्वेद के अंदर। इनकी एक और जो पुस्तक है राज्याभिषेक पद्धति, कौन सी दोस्तों? राज्याभिषेक पद्धति। तो इसकी जो स्रोत सामग्री थी दोस्तों, वो वराह मिहिर की रचना थी। वराह मिहिर की रचना, स्रोत सामग्री इनकी थी। और इस राज्याभिषेक पद्धति के अंदर इन्हीं राजवल्लभ के जो श्लोक थे, उन श्लोकों को यहाँ पर बताया गया है, उद्धत किया गया है। और इस विश्ववल्लभ वृक्षायुर्वेद में राजवल्लभ के श्लोकों का विस्तार दिया गया है। तो इसके अंदर तो उनको रखा गया है, उनको लिया गया है, और यहाँ पर उनको और विस्तार दिया गया है। तो राज्याभिषेक पद्धति के अंदर क्या किया? इसके अंदर राजवल्लभ के श्लोक उद्धत किए गए। तो ये थे दोस्तों हमारे चक्रपाणि मिश्र, जिनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आज भी गाँव के अंदर काम में लिया जाता है। गाँव के अंदर आज भी जो हरवा की हम बात कर रहे हैं, वो भूमिगत जल बताने के लिए उपयोग में लिया जाता है। गाँव में आज भी हरवों की बड़ी पूछ है, और हरवा क्या, विभिन्न संकेतों के आधार पर पानी की उपलब्धता की जो दिशा है, वो गहराई है, वो बताने का काम जो है वो हरवा करता है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं के अंदर कृषि के बारे में ये मान के चलिए कि किसानों के लिए आज भी जो है वो चक्रपाणि मिश्र के जो ये ग्रंथ हैं वो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सारंगधर की। सारंगधर तो कौन थे दोस्तों ये सारंगधर? सारंगधर के पिता का नाम था दामोदर, और इनके जो दादा थे, वो दादा थे दोस्तों राघव देव। और ये राघव देव कौन थे? ये राघव देव थे दोस्तों हमीर। हमीर कौन से? रणथंभौर का शासक हमीर। उस हमीर के क्या थे? ये गुरु थे। हमीर के गुरु कौन? सारंगधर नहीं, राघव देव। तो राघव देव जो कि सारंगधर के दादा थे, वो हमीर के गुरु थे। ठीक है। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया सारंगधर के द्वारा, वो लिखा गया दोस्तों हमीर रासो, सारंगधर संहिता, सारंगधर संहिता, हमीर रासो, ये इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए। इनका दोस्तों संगीत पद्धति में काफ़ी योगदान है। संगीत पद्धति में इनका योगदान है, और इनकी जो पद्धति है इसको सारंगधर पद्धति कहा जाता है। सारंगधर
पद्धति इसको कहा जाता है। और इस सारंगधर पद्धति में गांधर्व शास्त्र का संक्षिप्त पाठ है। किसका संक्षिप्त पाठ है? गांधर्व शास्त्र का संक्षिप्त पाठ इसके अंतर्गत है। इसमें दोस्तों संगीत का जो लुप्त ग्रंथ है गांधर्व शास्त्र, उस गांधर्व शास्त्र का संक्षिप्त पाठ जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्या है? ये संगीत का लुप्त ग्रंथ है। संगीत का लुप्त ग्रंथ है, जिसका यहाँ पर जो है सारंगधर जो पद्धति है उसके अंदर इसका विवेचन किया गया है। और मध्यकालीन जो भारतीय कला है उसको जानने का यह मुख्य आधार है। किसको जानने का मुख्य आधार है? ये है मध्यकालीन भारतीय संगीत कला को जानने का मुख्य आधार है। तो ये इसका मुख्य आधार माना जाता है, जो संगीत कला है, भारतीय संगीत कला है, उसको जानने का। ठीक है दोस्तों। और इस पद्धति में दोस्तों वृक्षायुर्वेद ग्रंथ का संक्षिप्त रूप है। ये जो पद्धति है, इस पद्धति में क्या है? कौन सी पद्धति? ये सारंगधर पद्धति। तो इस सारंगधर पद्धति में, इस पद्धति में वृक्षायुर्वेद ग्रंथ का संक्षिप्त रूप है। तो वृक्षायुर्वेद ग्रंथ का संक्षिप्त रूप है। और ये जो वृक्षायुर्वेद ग्रंथ है दोस्तों, ये लिखा हुआ किसके द्वारा है? ये लिखा हुआ है सूरपाल के द्वारा ये वृक्षायुर्वेद ग्रंथ लिखा हुआ है, जिसका संक्षिप्त जो रूप है वो सारंगधर पद्धति के अंतर्गत नजर आता है। और इसके अंदर दिया क्या हुआ है? इसके आधार पर राजा और प्रजाजन द्वारा जो वाटिकाओं का विकास है और उस पर्यावरण सुरक्षा की जो बात की गई है उसका अंदर ये चीज़ें दी हुई है, उसमें योगदान दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है इसमें? राजाओं व प्रजाजनों द्वारा वाटिकाओं का विकास कर पर्यावरण की सुरक्षा, ये इसके अंदर दिया हुआ है। तो वाटिकाओं का विकास कर पर्यावरण की सुरक्षा किए जाने की बात जो है वो इसके अंतर्गत दी हुई है। और इनके द्वारा अन्य भी विषय समाहित किए हुए हैं। जैसे सारंगधर पद्धति का जो एक और सब्जेक्ट है वो है दोस्तों योग। तो योग की पद्धति भी इसके अंदर दी हुई है। और इसके अंदर अष्टांग योग का वैज्ञानिक स्वरूप उपलब्ध है। अष्टांग योग का वैज्ञानिक स्वरूप इसके अंदर उपलब्ध है। तो सारंगधर की इस पद्धति का जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है कि इसने करीब करीब सभी विषयों की बात की, कि इसने पर्यावरण की बात भी की, इसने योग की बात भी की, अष्टांग योग का वैज्ञानिक स्वरूप इस ग्रंथ में प्रदर्शित किया, स्वास्थ्य और निरापद जीवन के साथ इसे जोड़ दिया और वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान के उपयोग को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण इस सारंगधर की पद्धति के अंदर दिए हैं, उनकी सूक्तियों के अंदर लिए गए हैं। और इसीलिए जो विदेशी विद्वान हैं वो इस सारंगधर के इस योगदान का जो है वो प्रशंसा करते हैं, उस योगदान की प्रशंसा करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे कुछ गौरवपूर्ण जो इतिहासकार रहे हैं, गौरवपूर्ण हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, गौरवपूर्ण हमारे गणितज्ञ रहे हैं, शिल्पीकार रहे हैं, उनके बारे में ये चैप्टर दिया हुआ था कक्षा 8 के अंदर, जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो ये कुछ मुख्य यहाँ पर हमें व्यक्तित्व देखने को मिले यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर कुछ नया चैप्टर लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।